सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग अपनी म्यूचुअल फंड सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं आपको पहले बता दूं मैंने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 3 डिस्कस किया था और ये पार्ट 3 में हमारा कंटेंट क्या था। हमारा कंटेंट इसमें ये था कि मेथड्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। मेथड्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इसमें हम लोगों ने डिटेल्स में देखा था एसआईपी वर्सेस लमसम। ये बहुत ही डिटेल्स में हम लोगों ने देखा था, इसका कैलकुलेशन देखा था, ज़्यादा पैसा किस में बनता है हमने वो देखा था। एसआईपी कब फ़ायदेमंद होता है हमने ये भी देखा था। लमसम कब फ़ायदा होता है, लमसम मतलब कब ज़्यादा फ़ायदा देता है हमने ये भी देखा था। और हमने ये भी देखा था कि इसमें हमेशा परसेंट ऑफ रिटर्न जो होता है हमारा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न इसमें हमेशा ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा क्यों होता है परसेंटेज ऑफ रिटर्न, ये भी हमने देखा था, समझा था। एसआईपी में परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। क्यों होता है ये भी मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आप इस वीडियो में डायरेक्टली आ गए हो तो आप पहले इस वीडियो को एक बार देखो। आप पहले एक बार इस वीडियो को देखो, और इस वीडियो को ही नहीं, अगर आप इस वीडियो में डायरेक्टली आ गए हो तो आप इस सीरीज़ को पूरा चेक करो, ठीक है ना, ताकि आपको स्टार्टिंग से हर चीज़ समझ में आए, ठीक है ना। इस सीरीज़ को पूरा चेक करो। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा सारा। ये हमारा सीरीज़ है म्यूचुअल फंड सीरीज़, ठीक है ना, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड लाइक प्रो। तो ये सीरीज़ को आप चेक करो, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। तभी आप इस वीडियो को देखना तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट नहीं करते हुए हम लोग अपने इस टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब हर चीज़ देख लिया हमने कि इंट्रोडक्शन में देख लिया फ़ायदेमंद क्यों है, क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ का आंसर आपको पता है अभी तक। बट चूज़ कैसे करना है ये बहुत मेजर इशू था, मैंने भी बोला था। क्योंकि मार्केट में देखो, मैं बताता हूँ आपको, मार्केट में 1200 प्लस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मार्केट में 1200 प्लस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसमें से क्या, अगर आप 5 भी चूज़ कर लेते हो, मान लो कि आप 5 चूज़ कर लेते हो, तो और 5 फंड्स अगर इक्विटी के ही चूज़ करते हो, तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। क्यों रैंडमली चूज़ नहीं कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग किसी भी फंड को रैंडम चूज़ नहीं कर सकते, रैंडमली चूज़ नहीं कर सकते। क्यों, इसका मैं बताता हूँ आपको रीज़न। देखो इस 1200 प्लस म्यूचुअल फंड में अगर आप कोई 5 फंड चूज़ करते हो तो देखो, अगर ये फंड इक्विटी है, लेट्स से ये इक्विटी है, इक्विटी फंड आप कोई 5 चूज़ कर लेते हो, तो 99.99% 99.99% ये 5 फंड रिलायंस में, एचडीएफसी में, टीसीएस में, इन्फोसिस में पैसा डालेंगी ही डालेंगी। समझ रहे हो आप। ये 1200 फंड्स हैं, इसमें से अगर हम 5 इक्विटी फंड निकालते हैं तो 99.99% चांसेस है कि ये पैसा आपका जो पांचों फंड का पैसा है, जिसमें आप पांचों फंड में पैसा डाल रहे हो, वो पैसा घूम फिर के रिलायंस में ही आएगा, एचडीएफसी में आएगा, टीसीएस में आएगा, विप्रो में आएगा। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि यार जब सब मेरा पांचों का पांचों फंड का पैसा एक ही कंपनी में जा रहा है तो मैं डायरेक्टली मार्केट में क्यों ना डाल दूं, ठीक है ना, जहां मेरा परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी ज्यादा रहेगा। समझ रहे हो। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड जो होता है ना, ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट है। म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप वापस इसमें डाइवर्सिफिकेशन करते हो कि मैं ये भी फंड ले लूँ, मैं ये भी फंड ले लूँ, मैं वो भी फंड ले लूँ, तो ये कहीं ना कहीं इशू करेगा, ठीक है ना। ये देखो क्या इशू करेगा, ये आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न और डिक्रीज कर देगा। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है आपको शेयर मार्केट में, जब आप डायरेक्टली पैसा डालते हो तो, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रिटर्न। उसके बाद आपका रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड होता है, ठीक है ना, डाइवर्सिफाइड होता है। अगर आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो आप मान लो कि 5 म्यूचुअल फंड खरीद लिए, ठीक है, तो ये आपका रिटर्न्स और कम कर देगा, ठीक है ना, ये आपका रिटर्न्स और कम कर देगा। आपको लग रहा है कि नहीं आप सेफ हो जाओगे, बट सेफ नहीं हो जाओगे। देखो ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर सेफ हो जाते हो ना, तो वो बेसिकली आपका कर देगा रिटर्न्स कम, ठीक है, आपका रिटर्न्स कर देगा कम। तो आपको क्या करना है, आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके, आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपना पैसा बढ़ाना है, ठीक है ना, कि आपका रिस्क आपको पता हो, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको अपना कैलकुलेटेड रिस्क देख के आपको अपना पैसा बढ़ाना है, तो आपको लॉन्ग टर्म में इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसीलिए म्यूचुअल फंड को चूज करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड, कैसे चूज करें म्यूचुअल फंड को। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा कैटेगरीज बता दूं कि किस बेसिस पे हम लोग चूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को। तो पहला हम लोग देखते हैं कि आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है। अब गोल में देखो, ओवरऑल मैंने गोल बोला, बट इसमें काफ़ी चीज़ आएगा। इसमें क्या आएगा कि आपका एज क्या है, ठीक है ना, आपका एज क्या है, आपका कैपिटल क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका एज बहुत ज़्यादा है
तो आपका गोल भी फिर उस तरीके का होगा, ठीक है। अगर आपका एज कम है तो आपका गोल फिर लॉन्ग ड्यूरेशन वाला गोल होगा, ठीक है ना, कोई बड़ा गोल होगा। तो हम लोगों को पहले गोल समझना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना देखना आपका गोल क्या है, मैं आपको बताऊंगा हर चीज़, बट आपका गोल क्या है। आपका लॉन्ग टर्म गोल है कुछ, आपको एक घर खरीदना है, ठीक है ना, आपको एक घर खरीदना है, आपको एक कार खरीदना है, ठीक है ना, आपको अपने आपको अपने चिल्ड्रन के लिए कोई एजुकेशन प्लान करना है, ठीक है ना, फॉरेन स्टडीज़ प्लान करना है, कुछ भी हो सकता है गोल, ठीक है ना, इट कैन बी एनीथिंग, गोल कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहले देखना है कि मेरा गोल क्या है, ठीक है। अब गोल डिसाइड करोगे, ठीक है, गोल डिसाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा गोल है शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। ये भी आप डिफाइन कर सकते हो कैसे। देखो, अगर आपको अपने बच्चे के लिए पढ़ाई का देखना है, ठीक है ना, एजुकेशन देखना है, तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि आपका अभी बच्चा छोटा है तो ये लॉन्ग टर्म रहेगा। फिर दूसरा गोल क्या हुआ, अगर आपको घर लेना है, ठीक है ना, आपको एक हाउस चाहिए, एक बंगला चाहिए, तो ये भी लॉन्ग टर्म है, क्योंकि देखो कल को तुरंत तो पैसा मिलने वाला नहीं है, तो ये भी लॉन्ग टर्म हो गया। बट अब आपको लेना है एक कार, ठीक है, तो ये आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं बोल सकते, इसको आप मीडियम बोल सकते हो, ठीक है ना, ये मीडियम टर्म है, ठीक है। आपका गोल जो है कार लेना, ये आपका एक मीडियम टर्म है, इसके लिए हम लोगों को बहुत पैसा नहीं चाहिए। मतलब अगर लग्जरी कार भी जाते हो तो 30 से 40 लाख रुपए चाहिए, 40 से 50 लाख बहुत हो गया ये, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग को मीडियम ड्यूरेशन चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, बहुत चीज़ डिपेंड करता है। बट अगर आपको कार लेना है तो ये आपका मीडियम टर्म जैसा हुआ। तो हम लोगों को पहले क्या एनालाइज करना है कि गोल क्या है, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा टाइम होराइजन। अब ये दोनों थोड़ा रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ मेरा रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला, गोल आपका है घर लेना, गोल आपका है घर लेना, तो ऑब्वियसली यार टाइम होराइजन भी ज़्यादा लगेगा फिर, ठीक है ना, टाइम होराइजन भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज से इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और 1 साल बाद आप घर ले लिए, ये चीज़ नहीं हो सकता। क्योंकि क्यों ऐसा नहीं हो सकता, देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, उसमें हमेशा जो आपका टाइम रहता है ना, जो आपका टाइम रहता है, टाइम ड्यूरेशन, वो एक्सपोनेंशियल रहता है, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल रहता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार प्रीवियस वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो टाइम हमेशा एक्सपोनेंशियल रहता है। तो एक्सपोनेंशियल जब टाइम रहता है, तो अगर आप 500 पर मंथ भी लगाते हो, ठीक है, 500 पर मंथ भी लगाते हो और ज़्यादा टाइम के लिए लगाते हो, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम के लिए लगाते हो, तो टाइम आपका एक्सपोनेंशियल है, तो वो टाइम आपका बहुत ज़्यादा पैसा बनाने में मदद करता है। मतलब आप एक छोटे से अमाउंट से एक बड़ा पैसा बना सकते हो, अगर आपका टाइम होराइज़न बड़ा है तो, ठीक है ना, अगर आपका टाइम होराइज़न बड़ा है तो। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने क्या बोला, आप गोल डिसाइड करोगे पहले कि गोल क्या है, टाइम होराइज़न देखोगे, ठीक है ना। फिर एक होता है रिस्क एपेटाइट। यार मेरे को कितना प्रॉफिट एंड लॉस अपने म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो में देखने की आदत है, कितना मैं देख सकता हूँ कि जितना मैं, मेरे को रात में नींद आए, ठीक है ना, मेरे को आराम से नींद आए। क्यों? क्योंकि देखो यार, पैसा बढ़ाना है, मैं बताता हूँ आपको, पैसा बढ़ाना एक तरह का बिज़नेस ही आप समझ लो, ठीक है ना। अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो एक तरह का बिज़नेस है। अब बिज़नेस कभी उस तरह का बिज़नेस मत करो जिसमें आपको आपकी रातों की नींद ही उड़ जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका फिर हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं बोलते लोग हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि अगर आपका हेल्थ ही नहीं रहेगा तो क्या वेल्थ बनाओगे, ठीक है ना। तो आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखना पड़ेगा कि कितना रिस्क लेने पे मेरे को आराम से मैं जी सकूँ, ठीक है ना। इतना पीएनएल मेरे पोर्टफोलियो में मेरे को दिखेगा तो मेरे को चलेगा, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली ये है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो। अब कैसे होगा रिस्क एपेटाइट, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। रिस्क रिस्क एपेटाइट हमारा स्मॉल कैप में ज़्यादा होता है, मीडियम कैप में थोड़ा कम होता है और लार्ज कैप में बहुत ही कम होता है, ठीक है। रिस्क बहुत कम होता है, क्यों? और रिटर्न्स भी फिर उसी कैटेगरी में होगा। रिटर्न्स को आप इसके अपोजिट वे में चल रहे हो लोग। लार्ज कैप में रिटर्न्स कम होगा, मीडियम कैप में रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा होगा, स्मॉल कैप में रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होता है। मतलब स्मॉल कैप में आप अगर शेयर मार्केट में डायरेक्टली किसी स्मॉल कैप में पैसा डालते हो, तो 10 दिन में 10% भी बहुत कम बोल दिया मैंने, ठीक है ना, 10 दिन में 10% बहुत कम बोल दिया मैंने। तो ऐसा क्यों होता है, रिटर्न ज़्यादा क्यों होता है स्मॉल कैप में, तो इसको चलो समझते हैं। तो देखो, स्मॉल कैप में आपका रिटर्न ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है। मान लो कि कंपनी, आप एक स्मॉल कैप कंपनी है, मान लो कि एबीसी, ठीक है, एबीसी कंपनी है, और ये सेक्टर है मेरा एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ठीक है ना, ये मेरा सेक्टर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। अब अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के जैसा। देखो, मेरा एक फर्म है एबीसी, ठीक है ना, ये भी एफएमसीजी सेक्टर में है,
और मेरा एक तरफ है HUL, ठीक है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जाइंट है ये तो पता है आपको, जाइंट है ये तो आप क्या बेचते हो, ABC क्या बेचती है, सोप बेचती है, ठीक है ना, शैम्पू बेचती है, हर चीज़ बेचती है, मतलब छोटी सी फर्म है बट हर चीज़ बेचती है। HUL भी आपको पता है क्या क्या बेचती है, ठीक है, HUL का तो काफ़ी सारा ब्रांड है। तो इस तरीके का हमारा एक कंपनी, HUL क्या हो गया मेरा लार्ज कैप, ठीक है, HUL हो गया मेरा लार्ज कैप, और स्मॉल कैप हो गया मेरा ABC लिमिटेड, जो एक नई कंपनी है मार्केट में, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये ABC नई कंपनी है और HUL मेरा लार्ज कैप है। अब देखो क्या होगा, जो ग्रोथ का चांसेस है ना, पहले देख लेते हैं परसेंट में ग्रोथ किसका ज़्यादा होगा। देखो परसेंटेज में अगर देखें, ईयर ऑन ईयर परसेंटेज, YOY ईयर ऑन ईयर, तो हमेशा इस कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है, प्रोडक्ट्स इसके अच्छे हैं, ठीक है ना, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है ना, ये इसका ज़्यादा होगा। जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसका है HUL का, ये होगा कम, ठीक है ना, ये होगा कम, मैं परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ये होगा कम। बट प्रॉफिटेबिलिटी किसका ज़्यादा है, ठीक है ना। अब प्रॉफिटेबिलिटी परसेंट में इस कंपनी का ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना, प्रॉफिटेबिलिटी परसेंट में इस कंपनी का ज़्यादा होगा, इसका परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। बट अगर एब्सोल्यूट नंबर में बात करने लगे, अब देखो चीज़ मैं बताता हूँ, अगर एब्सोल्यूट नंबर में बात करें, जैसे नंबर्स में बात करें, 5 करोड़ प्रॉफिट, 10 करोड़ प्रॉफिट, तो HUL का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, HUL का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। इसका प्रॉफिट में भी मान लो 15 CR, ठीक है ना, 15 CR, तो इसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो होगा 1500 CR, ठीक है, 1500 CR। बट परसेंट में कौन सा ज़्यादा होगा, परसेंट में हमेशा आपका ये ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास कैपिटल कम है। ये कम कैपिटल पे 15 CR जनरेट कर रहा है, जो कि इसका परसेंटेज वाइज ज़्यादा है। बट इसका जो कैपिटल है, इसके पास बहुत कैपिटल है, तो 1500 CR जो जनरेट कर रहा है, ये इसका परसेंटेज वाइज कम होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी स्मॉल कैप है, जो भी स्मॉल कंपनी है, इनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। जैसे आप एक एग्जांपल से और समझ सकते हो, जैसे हम लोग कंपेयर करें अगर इंडिया को, जैसे अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया को USA से, ठीक है, इंडिया को अगर कंपेयर करें हम लोग USA से, तो किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, देखो, अगर हम लोग ऑटोमोटिव सेक्टर का बात करें, ठीक है ना, अगर ऑटोमोटिव सेक्टर का बात करें, तो देखो इंडिया का मार्केट अभी अनटैप्ड मार्केट है, इंडिया का मार्केट अभी अनटैप्ड मार्केट है ऑटोमोटिव सेक्टर में। बट यूएसए का यार डेवलप्ड इकोनॉमी है यूएसए ऑलरेडी, इनके पास जितने लोग, इनका जितना पॉपुलेशन है, मेजोरिटी लोगों के पास कार है, ठीक है ना, मेजोरिटी लोगों के पास कार है। क्या इंडिया में सबके पास कार है, क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या इंडिया में सबके पास कार है। आप बोलोगे यार मेरी सोसाइटी में तो सब है, आपके सोसाइटी में मेरे को नहीं देखना ना, आप ओवरऑल देखो, क्या इंडिया में सबके पास कार है, तो नहीं। तो इंडिया का मार्केट अभी कार ऑटोमोटिव सेक्टर में अनटैप्ड है, ठीक है ना। अभी कुछ कंपनीज अच्छी कर रही हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कुछ कंपनीज अच्छी कर रही हैं जैसे टाटा मोटर्स, ठीक है ना, जैसे टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। एक महिंद्रा ले लो, इंडियन कंपनी है ये सब, महिंद्रा ले लो, इनका जो एक्सयूवी वगैरह आ रहा है, एडैस का फ्यूचर फीचर जो ला रहे हैं ये लोग, इनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा मार्केट में। तो इनके लिए भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, इनके लिए भी स्कोप बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वैगन, ठीक है ना, कंपेयर टू वैगन, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनी के पास अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये छोटी कंपनी है कंपेयर टू वैगन वगैरह, एंड ये इंडिया में भी ऑपरेट करी है, और इंडिया का भी अनटैप्ड है मार्केट, इंडिया में अभी बहुत सारा ग्रोथ बाकी है, ठीक है ना, इंडिया में बहुत सारा ग्रोथ बाकी है। जैसे जैसे इंडिया और डेवलपिंग की तरफ बढ़ेगा, डेवलप्ड की तरफ बढ़ेगा, इंडिया में डिमांड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। तो जब डिमांड इंक्रीज़ होगा तो प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ेगा, सब चीज़ का डिमांड बढ़ेगा, तो काफ़ी ग्रोथ बाकी है इंडिया में। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी चीज़ छोटा होता है, जो भी चीज़ छोटा होता है उसमें ग्रोथ बाकी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो भी चीज़ छोटा होता है उसमें ग्रोथ ज़्यादा बाकी होता है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, रिस्क भी, फेलियर भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ये आपको देखना पड़ेगा, अगर इसको स्मॉल कैप में जाना है तो रिस्क रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मेरा कैटेगरीज ऑफ फंड में हो गया, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड कैप, थीमेटिक। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, बट पहला स्लाइड पहले खत्म कर ले, दूसरा स्लाइड देखो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, गोल्स, टाइम होराइजन, रिस्क एपेटाइट मैंने आपको बताया कि स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क होता है। फिर आता है मेरा कैपिटल,
ठीक है, कैपिटल कितना पैसा है यार आपके पास लगाने को। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हुई थी, उनके पास था पर मंथ 30K लगाने को। ठीक है ना, पर मंथ। ठीक है ना, उनके पास पर मंथ था 30K लगाने को। अब मेरे पास तो 30K नहीं है, आप बोलोगे यार मेरे पास तो 30K नहीं है, आप 100 रुपीज़ पर मंथ लगाओ। आप 100 रुपीज़ पर मंथ लगाओ, स्टार्ट तो कर सकते हो ना। देखो मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, मैं जब भी स्लाइड्स बनाता हूँ ना, मैं बहुत सोच समझ के बनाता हूँ। कैसे? देखो, ये क्या है आप समझ रहे हो, ये मैं बहुत छोटा छोटा पैसा डाल रहा है और ये बाद में पैसे का पेड़ जैसा बन रहा है। ठीक है, आप समझो इस फोटो को, छोटा छोटा पैसा जा रहा है और पैसे का पेड़ बन रहा है। अब क्या देखो, ऑब्वियसली सबके पास 10 CR नहीं होता। ठीक है ना, सबके पास 10 CR नहीं होता। काफी लोग इन्वेस्टमेंट करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार जब मैं जॉब करूंगा तब करूंगा। क्यों? क्योंकि तब मेरे पास पैसा होगा। ऐसा नहीं है यार, 100 रुपीज़ पर मंथ किसके पास नहीं है। मैंने आपको कंपाउंडिंग वाला बताया ना, टाइम ज़्यादा मैटर करता है ना कि आपका अमाउंट। ठीक है, ये समझ लोगे तो आधा चीज़ तो ऐसे ही क्लियर हो गया। तो अब बोलोगे मेरे पास 10 CR नहीं है। ठीक है यार, मेरे पास खुद 10 CR नहीं है, मैं आपको क्या क्या बोलूँ। तो छोटा पैसा लगा के भी हम लोग बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप छोटा छोटा पैसा डालो। म्यूचुअल फंड यही होता ही है, आप छोटा पैसा डालो, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है, लोग स्टार्ट नहीं करते। लोग स्टार्ट नहीं करते, तो आप स्मॉल कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो और ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब आपका जॉब लग जाए या आपके पास इनकम आपका स्टार्ट हो जाए तो आप उसको बढ़ा सकते हो अमाउंट को। ठीक है, उस अमाउंट को बढ़ा सकते हो, बट इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार्ट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार्ट करना। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, गोल्स, टाइम होराइजन, रिस्क एपेटाइट एंड कैपिटल। ये चार मेरा होता है कंसिडर करने का फैक्टर्स। ठीक है ना, कि चूज कैसे करना है म्यूचुअल फंड को, क्या चीज मेरा मदद करेगा चूज करने में। गोल्स क्या है, टाइम होराइजन क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके बेसिस पे करोगे। कैपिटल कितना लगाना है, उसके बेसिस पे भी आप चूज करोगे ना म्यूचुअल फंड को। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कैसे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैटेगरीज ऑफ फंड। ये मैंने आपको डिस्कस किया, अभी पार्शली हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मैं बताता हूँ। देखो, इसमें आपका ये बेसिकली इक्विटी हो गया, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी, हाइब्रिड, थीमेटिक। फ्लेक्सी मतलब क्या होता है, हम लोगों ने फंड मैनेजर के बारे में डिस्कस किया था। तो फ्लेक्सी मतलब क्या होता है, फंड मैनेजर फ्री होता है इसमें। इसमें फंड मैनेजर फ्री होता है, उसको जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले वो उस डोमेन में पैसा डाल सकता है। मतलब उसको अपॉर्चुनिटी अगर स्मॉल कैप में मिले तो स्मॉल कैप में डाल देगा, अगर मीडियम कैप में उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखे तो वो स्मॉल स्मॉल कैप से पैसा निकाल के मीडियम वाले में डाल देगा। तो फ्लेक्सी फ्लेक्सी मतलब यही होता है, वो फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है ना, वो फ्री टू यूज रहता है आपका पैसा को कहाँ डालना है। और हाइब्रिड मेरा हो गया डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। अब थीमेटिक मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन तो मैंने थीमेटिक भी किया हुआ है। पर थीमेटिक मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा डाल रहे हो। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा डाल रहे हो, आईटी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, ठीक है ना, हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, या पीएसयूज हो गया, और बोल लो तो फाइनेंशियल्स हो गया। ठीक है ना, तो आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ देख रहे हो और उस सेक्टर में पैसा डाल रहे हो, इसको कहते हैं थीमेटिक। डेट हो गया, डेट भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा उठा लेती है तो एक तो इक्विटी जैसा होता है और एक होता है हमारा डेट, तो उसमें हम लोगों को कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करती है और हमारा प्रिंसिपल रिपेमेंट होता है। तो ये हो गया मेरा डेट। अब देखो, थर्ड कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरीज बहुत है बट मैं बेसिकली वो बता रहा हूँ जो मार्केट में बहुत फेमस है। तो देखो, एक होता है मेरा इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड को मैंने इसमें क्यों नहीं डाला, तो देखो इंडेक्स फंड भी बहुत तरीके का होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडेक्स फंड मेरे बहुत सारे कैटेगरी का होता है। एक पहला मेजर कैटेगरी आता है इक्विटी। तो इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। क्या? इंडेक्स फंड किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। अब ये कैसे होता है, तो देखो, हमारे इंडिया में कौन कौन सा इंडेक्स है, मैं पहले आपको थोड़ा सा वो बता दूं। एक हो गया हमारा एनएससी। एनएससी में हो, एनएससी का हो गया निफ्टी 50। ठीक है, एनएससी का हो गया मेरा निफ्टी 50। एक है हमारा बीएससी। ठीक है, बीएससी का हो गया मेरा सेंसेक्स। ठीक है, बीएससी का हो गया मेरा सेंसेक्स। फिर ये दोनों इंडिया में मेजर इंडेक्स है। ठीक है ना, ये दोनों इंडिया में मेजर इंडेक्स है। अब सेंसेक्स में है मेरा 30 कंपनी। ठीक है, और निफ्टी 50 में मेरा नाम से ही पता चल रहा है 50 कंपनीज है। अब देखो होता क्या है, मान लो कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, सेंसेक्स का अगर बात करते हैं, सेम होता है निफ्टी में भी बट सेंसेक्स का बात करते हैं। मान लो कि 30 कंपनी है, मैंने आपको बताया। मान लो कि 29 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट
जो एक कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस एक कंपनी को निकाल देगी और कोई एक अच्छी कंपनी को वापस इसमें डाल देगी और वापस इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 30। मतलब इसमें फिर से वापस से 30 कंपनीज आ जाएंगी। क्या है, इसमें वापस से 30 कंपनीज आ जाएंगी। ये जो एक कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी उसको उसको गवर्नमेंट क्या करती है, निकाल देती है। तो आप देख रहे हो, इसमें भी बेसिकली वही चीज हो रहा है। एक एक्सपर्ट आदमी बैठा है, एक एक्सपर्ट बैठा है, वो एनालाइज कर रहा है, तो वो कंपनी को निकाल रहा है, डाल रहा है। इस तरीके से इंडेक्स फंड मेरा काम करता है। ठीक है ना। इंडेक्स फंड में कोई एक्टिव मैनेज फंड नहीं होता। इंडेक्स फंड कोई एक्टिव मैनेज नहीं होता, ये पैसिव मैनेज होता है, पैसिवली मैनेज फंड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिवली कोई फंड मैनेजर नहीं कर रहा। ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट का भी रोल रहता है, तो इसीलिए इसको पैसिवली मैनेज फंड बोलते हैं, एक्टिव मैनेज नहीं बोलते। ठीक है। तो अब देखो, हम लोग कहाँ थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडेक्स फंड के बारे। तो इंडेक्स फंड में मैंने आपको इक्विटी बताया, तो इक्विटी में मैंने क्या बताया कि इंडिया में मार्केट में अगर आपको एक्सपोजर लेना है, अगर आपको इंडियन मार्केट में एक्सपोजर लेना है, तो आप एनएससी बीएससी के इंडेक्स में लगा सकते हो। बट इक्विटी में आप फॉरेन भी जा सकते हो। ठीक है ना। फॉरेन फंड्स में भी डाल सकते हो पैसा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर इक्विटी में ही डालना है इंडेक्स फंड में, तो आप दूसरे कंट्री का इंडेक्स को रिप्लिकेट करके भी पैसा बना सकते हो। जैसे जैसे मेरा हो गया नैस्डैक। ठीक है, मेरा हो गया नैस्डैक, ये है यूएसए का। फिर दूसरा हो गया मेरा हैंसेंग। ठीक है ना, हैंसेंग ये है मेरा हांगकांग का। ठीक है, ये है मेरा हांगकांग का। तो इसका भी इंडेक्स होता है। अब इसमें कैसे काम होगा, देखो, आप जो पैसा म्यूचुअल फंड को दोगे, वो पैसा म्यूचुअल फंड नैस्डैक में डाल देगी या हैंसेंग में डाल देगी। इस तरीके से आप फॉरेन एक्सपोजर भी ले सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से आप फॉरेन एक्सपोजर भी ले सकते हो। तो एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन ही कह लो। ठीक है ना, ये कंट्री वाइड डाइवर्सिफिकेशन हो गया, क्योंकि आप इंडियन मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो वो इंडिया का है। अगर आप फॉरेन चले जाओगे, फॉरेन मार्केट में पैसा डाल रहे हो, तो वो आप कंट्री वाइज भी डाइवर्सिफाइड हो गए। तो ये बेनिफिट होता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पर्सनली नहीं डालता फॉरेन मार्केट में पैसा। ठीक है। तो देखो, इक्विटी में मैंने आपको बताया कि बेसिकली आप क्या करते हो, रेप्लिकेट करते हो इंडेक्सेस को। अब कमोडिटी, क्वेश्चन आता है कमोडिटी क्या होता है भाई। देखो, काफी लोग को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत पसंद होता है। ठीक है, काफी लोग को गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद होता है। क्यों इन्वेस्ट करना पसंद होता है, मैं उसका भी रीजन बताता हूँ आपको। देखो, अगर एग्जाम्पल समझते हैं गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे रिलायंस है। ठीक है ना, रिलायंस है, बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, डूबेगी नहीं। ठीक है ना, डूबेगी नहीं, बट एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। और एक तरफ है मेरा गोल्ड। ठीक है। अब आपने क्या गलती कर दी, आपने पूरा पैसा रिलायंस में डाल दिया। ठीक है ना। आपके पास चलो मान लो कि 2 करोड़ थे। ठीक है ना, मान लो कि आपके पास 2 करोड़ है। ठीक है, तो 2 करोड़ आप क्या किए, रिलायंस में डाल दिए। मैं छोटा कैपिटल क्यों नहीं ले रहा, इसके लिए मैं बताता हूँ। देखो, छोटा कैपिटल लूंगा ना तो आपको एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा यार ठीक है ना, 10 लाख इधर डाल दिए, कोई बात नहीं, 10 लाख चला गया। बट मैं बड़ा कैपिटल लिया क्योंकि आपको समझ में आएगी रिस्क कितना बड़ा हो जाता है। तो अगर आप 2 करोड़ है आपके पास और आप पूरा का पूरा पैसा डाल देते हो रिलायंस में, तो अगर बाई चांस रिलायंस डूब जाती है, ठीक है ना, अगर बाई चांस रिलायंस डूब जाती है तो आपका 2 करोड़ गया। जबकि ऐसा होता नहीं है, रिलायंस वगैरह डूबेगी नहीं, बट एग्जाम्पल है। तो आपका 2 करोड़ गया। तो अब देखो, 2 करोड़ तो चला गया क्योंकि शेयर फॉल हो गया होगा। तो तो आपका पैसा गया बेसिकली। बट गोल्ड में क्या है, मैं आपको बताता हूँ अब गोल्ड में क्या होता है। देखो, गोल्ड मेरा जो है ना, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल असेट जैसा है। मेरा गोल्ड है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल असेट जैसा है। गोल्ड हर कंट्री के पास एज अ गोल्ड रिजर्व पड़ा रहता है। हर कंट्री के पास गोल्ड एज अ गोल्ड रिजर्व पड़ा रहता है। तो अगर आप इंडिया में गोल्ड खरीदते हो, ठीक है ना, अगर आप इंडिया में गोल्ड खरीदते हो, ठीक है, तो आप उस गोल्ड को जाके दूसरे कंट्री में भी बेच सकते हो। ठीक है ना, दूसरे कंट्री में भी उस गोल्ड को बेच सकते हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे वैल्यू होगा बट बिक जाएगा, आपका आपका पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है ना। बट अगर रिलायंस में पूरा पैसा डालते हो, मैं बताता हूँ, देखो, ठीक है ना, गोल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल असेट है, तो इसको आप दूसरे कंट्री में भी जाके बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि सब कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व रहता है। ठीक है ना, तो आपका पैसा डूब रहा नहीं है। बट रिलायंस में क्या है, अगर रिलायंस डूब जाती है तो आपके शेयर का कोई वैल्यू नहीं बचा।
ठीक है ना, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया ज़ीरो। अब इस ज़ीरो को आप किसी दूसरे कंट्री में जाके रिडीम नहीं कर सकते। आप जाके यूएसए के पास नहीं जा सकते, ठीक है ना। गोल्ड है तो यूएसए के पास चले जाओगे कि यार मेरा गोल्ड है, ठीक है, मेरे को सेल करना है, मेरे को पैसा दे दो, वो कर देगी। बट रिलायंस का शेयर अगर ज़ीरो हो गया तो आप यूएसए के पास नहीं जाओगे कि भाई यूएसए सुन, मेरा पैसा है, इन्वेस्टमेंट लगा था, मेरे को पैसा दे दे, मेरा शेयर ले ले। यूएसए करेगी ही नहीं, ठीक है ना, यूएसए करेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यार रिलायंस डूब चुकी है ना, रिलायंस डूब चुकी है, यूएसए को भी पता है। बट गोल्ड, गोल्ड कंट्री में ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। गोल्ड किसी भी कंट्री में ज़ीरो नहीं हो सकता, गोल्ड का वैल्यू खत्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है बट खत्म नहीं हो सकता गोल्ड, ठीक है। तो आप गोल्ड को किसी भी कंट्री में जाके रिडीम कर सकते हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गोल्ड को आप रिडीम कर सकते हो, बट रिलायंस अगर डूबा तो आप किसी भी कंट्री में जाके उसको रिडीम नहीं कर सकते। तो इसीलिए गोल्ड थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिटर्न्स कम है, रिटर्न्स कम है बट डाइवर्सिफिकेशन के लिए सही है, ठीक है ना। तो कमोडिटी में बहुत सारा वैसे तो होता है बट लोग इंटरेस्टेड रहते हैं गोल्ड में, ठीक है ना। लोग इंटरेस्टेड रहते हैं गोल्ड में। तो इंडेक्स फंड जो होता है कमोडिटी का, वो रेप्लिकेट करता है, वो रेप्लिकेट करता है गोल्ड के रिटर्न्स को। समझ में आई बात? वो रेप्लिकेट करता है गोल्ड के रिटर्न्स को, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी एक तरह का प्रॉब्लम है। ये क्यों? ये मैंने क्यों लिखा है? तो देखो, इसका मैंने आपको रीज़न पहले भी एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि देखो, ज़रूरत से ज़्यादा फंड में जाने लगते हो। अब आप एक फंड चूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ पैसा रिलायंस में गया होगा। लेकिन अब अगर आप 5 म्यूचुअल फंड चूज़ कर लिए और सब फंड इक्विटी है, सब फंड आपका इक्विटी है, तो यार कहीं न कहीं ये पाँचों फंड का पैसा रिलायंस में ही जा रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन कहाँ हुआ? ये तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया ना, ठीक है। ऊपर से सब फंड जो है, 5 फंड जो चूज़ किए हो, सब फंड का आप अलग-अलग चार्जेस भी दे रहे हो, ठीक है ना? सब फंड का अलग-अलग चार्जेस भी दे रहे हो, सबको ट्रैक भी अलग से करना पड़ रहा है, तो ये इतना माथापच्ची क्यों? ठीक है? इतना माथापच्ची क्यों? वही दिक्कत है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए बुरा हो जाता है क्योंकि आपका ये रिटर्न स्लोली एंड ग्रेजुअली कम कर देता है। लोगों को लगता है कि यार मैं सेफ हूँ, बट म्यूचुअल फंड ऑलरेडी सेफर इंस्ट्रूमेंट है। आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा सेफ बनाने के चक्कर में अपना परसेंटेज ऑफ रिटर्न डिक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है ना? परसेंटेज ऑफ रिटर्न डिक्रीज़ कर रहे हो, जो कि बेवकूफ़ी है, जो कि बेवकूफ़ी है, ठीक है? तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ बताया कि आपको म्यूचुअल फंड डिसाइड कैसे करना है, आपके गोल के अकॉर्डिंग, टाइम होराइज़न के अकॉर्डिंग, रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग और कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब अगर आपका गोल लंबा है, तो आप इक्विटी में चले जाओ, ठीक है ना? अगर आपका टाइम होराइज़न भी ज़्यादा है, तो भी आप इक्विटी में चले जाओ। रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो इक्विटी में जाओ, लेकिन उसमें स्मॉल कैप में जा सकते हो या मीडियम कैप में जा सकते हो, ठीक है? कैपिटल, कैपिटल आप मिनिमम कैपिटल देखो, एसआईपी करना है तो 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लमसम जाना है तो आपको थोड़ा बड़ा कैपिटल लगेगा, आप डिसाइड कर सकते हो अपना। 5000 से लमसम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? 5000 से लमसम स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यही देखा कि चूज़ कैसे करना है म्यूचुअल फंड को, ठीक है? आपका गोल क्या होना चाहिए, टाइम होराइज़न क्या होना चाहिए, रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे, कैपिटल के बेसिस पे, किस तरीके से हम लोगों को चूज़ करना है म्यूचुअल फंड, ठीक है? तो अब देखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊँगा, अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड में, ठीक है ना? मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, किस तरह का रिटर्न्स मेरा जनरेट हो रहा है। देखो, अभी रिटर्न्स का ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना? मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करूँगा। क्यों नहीं शो ऑफ करूँगा? क्यों रिटर्न्स का बात नहीं करूँगा मैं? ये तो अच्छा बात है बताना। देखो, मार्केट ऑल टाइम हाई है। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं बात नहीं करूँगा। मार्केट ऑल टाइम हाई है। अगर यहाँ पे आप गलत-सलत भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हुए हो, वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना? वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न्स का बात होता ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट का चार्ट। ये देखो मेरा निफ्टी 50, डेली का अगर चार्ट लगाऊँ तो देखो, ये है मार्केट का ऑल टाइम हाई। ये है मार्केट का ऑल टाइम हाई निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी कहाँ पे है? बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे रिटर्न्स का बात करना बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है? यार पूरा इंडेक्स ही भाग रहा है तो कंपनीज़ तो भागेगी ही ना, तो आलतू-फालतू फंड भी भागेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न्स का बात नहीं कर रहा। ऐसे मेरा बहुत अच्छा रिटर्न्स जनरेट हो रहा है, बहुत डिसेंट रिटर्न आ रहा है, बट मैं रिटर्न्स के पीछे ज़्यादा भागूँगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ पैसा, ठीक है ना? मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग,
मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन सा म्यूचुअल फंड का कैटेगरी बेटर होता है, कौन सा म्यूचुअल फंड का कैटेगरी बेटर होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म में मैं ये क्या यूज़ करता हूँ। अगर मेरे को शॉर्ट टर्म में पैसा कहीं पार्क करना हो, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में पैसा कहीं पार्क करना हो थोड़े दिन के लिए, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हर चीज़ बता दूंगा मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ मैं आपको हर चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि म्यूचुअल फंड को चूज़ कैसे करना है, किस बेसिस पे आप लोग म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हो, आपका गोल के बेसिस पे मैंने आपको ये सब चीज़ बता रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू।